हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए इंडियन हिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जो कि रहेगा रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, 1857 की क्रांति। तो आज हम इसके बारे में पूरी डिस्कशन करेंगे और वो सब कॉजेज या कारण जानेंगे जिनके कारणों से की वजह से ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो जो 1857 की क्रांति थी, उसको कहा जाता है कि पहला फर्स्ट मेजर लार्ज स्केल रिवोल्ट था किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये जो था पहला सबसे बड़ा विद्रोह था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। पर इससे पहले भी कुछ विद्रोह हुए हैं जिनको जो था वो ब्रिटिशर ने दबा दिया था। जैसे 1806 में हुआ था, क्या हुआ था? बेल्लौर म्यूटनी हुई थी। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कई बार ये क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, बेल्लौर म्यूटनी हुई थी। फिर 1824 में क्या हुआ था? 1824 में भी जो 47th रेजिमेंट थी यहाँ की, बैराकपुर की, उन्होंने विद्रोह किया था और मना कर दिया था कि वो सी रूट को क्रॉस करके बर्मा नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1844 में एक विद्रोह होता है। ठीक है, इसमें जो है ये जो होता है ये अगेंस्ट होता है किसके? कि जो सिपाही है उनकी सैलरीज और भत्ता जो है वो बढ़ा दिया जाए। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे रिवोल्ट्स या म्यूटनीज होती हैं, जैसे असम में होती है 1825 में। ठीक है, 1838 में शोलापुर में होती है, 1840 में सिंध में होती है। ठीक है, और 1849 से 59 के बीच में पंजाब में होती है। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे विद्रोह हुए हैं। पर जो जिसको फर्स्ट मेजर या लार्ज स्केल रिवोल्ट कहा जाता है वो कहा जाता है 1857 को। ठीक है, और इसको जो है क्या कहा जाता है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, सिपाही म्यूटनी भी कहा जाता है, और इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 भी कहा जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में लिखा आएगा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तब भी 1857 के रिवोल्ट की ही बात हो रही होगी। अगर सिपाही म्यूटनी लिख के आता है तब भी 1857 के रिवोल्ट की ही बात हो रही होगी। ठीक है, और यहाँ से तो आपको क्लियर हो ही रहा होगा इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, तो यहाँ से भी इसी की बात हो रही होगी। ठीक है, ये जो स्टार्ट होता है वो होता है 10 मई 1557 को। ठीक है, 1857 को जो है ये स्टार्ट होता है मेरठ में। ठीक है, पर इसकी जो एक्चुअल डेट है, जो पहली चिंगारी भड़कती है वो भड़ती है 29 मार्च 1857। ठीक है, 1857। ठीक है, ये जो है इसकी जो पहली चिंगारी भड़कती है इस विद्रोह की, वो है वैसे 29 मार्च 1857। ये इस तारीख को आप ध्यान में रखोगे, बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, पर जो सब वैसे जो एक विद्रोह शुरू होता है वो होता है वैसे कब? 10 मई 10th ऑफ मई 1857। जो क्या होता है, थर्ड नेटिव कैवलरी के जो 90 सैनिक होते हैं मेरठ के, वो रिफ्यूज कर देते हैं किसको? जो ग्रीस कार्टिजेस होते हैं। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस होते हैं, उनको यूज करने से मना कर देते हैं। पर जो एक पहली चिंगारी भड़कती है वो भड़कती है 29 मार्च को। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रखो, क्योंकि इन डेट्स के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं हम इसके कॉजेज के। सबसे पहले देखते हैं इसके पॉलिटिकल कॉज क्या थे। ठीक है, पॉलिटिकल कॉज क्या थे? तो सबसे पहला और मेजर पॉलिटिकल कॉज क्या था? जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? वो की थी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते ही इसने बहुत सारे स्टेट्स को जो था वो एनेक्स कर लिया था। जैसे कि सतारा को किया था, झांसी को किया था, ठीक है, नागपुर को किया था, और बाद में जो था वो अवध को भी कर लिया था। वो कारण क्या बताया था कि महल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर के चलते हुए हम इसको एनेक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि जो यहाँ के लोकल रूलर्स थे, राजा थे, उनके इंटरनल आंतरिक मामलों में इंटरफेरेंस शुरू कर दी थी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जो लोकल रूलर्स हैं वो क्या होते हैं, वो इनके खिलाफ भड़क जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इनके एक रिवोल्ट का कारण रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में बता दूं। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस की थी किसने? जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा गया है लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते क्या होता था कि जो अडॉप्टेड सन होता है किसी राजा का, ठीक है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, वो मतलब जो अडॉप्टेड सन होगा राजा का, वो राजा की मृत्यु के बाद राजा नहीं बन पाता था। ठीक है, ठीक है, तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके चलते जो था बहुत सारी रियासतें या जो स्टेट्स थे वो हथिया लिए गए। जैसे सतारा को हथिया लिए गए, झांसी को, नागपुर को। तो सिंपल सा आप याद रखोगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी, कि जो राजा का अडॉप्टेड सन होगा वो राजा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, एक मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए जो जो स्टेट एनेक्स किए गए उनकी डेट्स के बारे में और एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इजीली उनको लर्न कर सकते हो। ठीक है,
अब हम जानते हैं इकोनॉमिक कॉज क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉज था कि हैवी टैक्सेशन, बहुत ज़्यादा टैक्सेशन था, बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन होता था पीजेंट्स का। ठीक है, उनसे मनमर्जी का टैक्स लिया जाता था और फोर्सफुली उनको खेती करने के लिए फोर्स किया जाता था और उनको उतना दाम भी नहीं मिलता था उस चीज़ का। ठीक है, जो डिस्ट्रक्शन हो गया था इंडियन हैंडीक्राफ्ट का, जो हमारे हथकरघा उद्योग थे उनका डिस्ट्रक्शन हो गया था, क्योंकि जो उनकी जगह थी वो मशीनों से बनाए गए कपड़े ने, ठीक है, ले ली थी, जो कि ब्रिटिशर्स अपने देश से यहाँ पे लेके आते थे और उसको बेचते थे, जिस कारण जो था हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो पूरी तरह रुइन हो गई। ठीक है, पूरी तरह बिखर गई। ठीक है, उसके बाद कमर्शियलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का। ठीक है, उसके बाद और क्या हुआ कि जो सैलरी थी सोल्जर्स को वो बहुत कम दी जाने लगी। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण था, इकोनॉमिक कारण था किसका, 1857 के रिवोल्ट का। अब हम जानते हैं सोशल और रिलीजियस कारण क्या थे। ठीक है, कॉजेज क्या थे सोशल और रिलीजियस। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया जो है काफी डाइवर्सिफाइड कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजनों के लोग रहते हैं। ठीक है, तो जो रिलीजन था वो एक मेजर रोल प्ले करता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि फोर्सफुली कन्वर्जन शुरू हो गया इसका, जो भारतीय थे उनका, कि क्रिश्चियनिटी उनमें फैलाई जा सके। ठीक है, तो उनको क्रिश्चियनिटी में बदलने के लिए फोर्सफुली कन्वर्जन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये भी एक कारण था। ठीक है, इस रिवोल्ट का। और अबॉलिशन ऑफ सती। ठीक है, सती कस्टम जो था, जो कि बहुत बहुत मतलब प्राचीन काल से चला आ रहा था। ठीक है, उसको इन्होंने बंद करवा दिया। ठीक है, तो इससे भी जो भारतीयों के सेंटिमेंट थे, यहाँ के जो लोकल रूलर्स थे उनके सेंटिमेंट थे, वो वो क्या हुए, उनको वो हताश हुए। ठीक है, जिस कारण की ये भी एक रिवोल्ट का कारण बना। और सती पे बैन लगा था 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय जी ने इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इसके बारे में भी आगे हम सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स में अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है बिड्डोरी मैरिज एक्ट। बिड्डोरी मैरिज एक्ट जो था वो पास हो गया। ठीक है, तो ये भी कारण बना किसका, रिवोल्ट का। ठीक है, बिड्डोरी मैरिज एक्ट जो था वो पास होता है 1854 में। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने इसमें मेजर रोल प्ले किया था। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और इन्होंने इंटरफेरेंस शुरू कर दी रिलीजियस बिलीफ्स में, इसकी जो भारतीयों के मतलब रिलीजन में भी इंटरफेरेंस शुरू कर दी थी इन्होंने। ठीक है, और काफ़ी सारी मिशनरी एक्टिविस्ट, जैसे बहुत सारे मिशनरी यहाँ पे आए, वो क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए यहाँ पे बुलाए गए। ठीक है, तो ये भी मेजर कॉज है, सोशल रिलीजियस कॉज है 1857 के रिवोल्ट का। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मिलिट्री कॉज। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था आर्मी में, कि जो क्या होता था डिस्क्रिमिनेशन में, क्या होता था, जो इंडियन का सबसे मतलब जो भारतीय सबसे बड़ा अफसर होगा वो ब्रिटिशर के सबसे छोटे अफसर से भी, ब्रिटिशर का जो सबसे छोटा अफसर होगा उसके नीचे काम करता था। ठीक है, कि मतलब जो इंडियन सोल्जर होते थे उनको हायर पोस्ट नहीं दी जाती थी। ठीक है, कि जो भारतीय सेना का मतलब सेना का जो भारतीय जो भी सैनिक होगा वो ब्रिटिश आर्मी के सबसे छोटे अफसर के नीचे काम करता था। तो ठीक है, मतलब ऐसा होता था कि इनको प्रमोशन नहीं दी जाती थी। ठीक है, और ना ही जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, इनको प्रमोशन नहीं दी जाती थी, और इनको जो था, जो ब्रिटिश आर्मी का सबसे छोटा अफसर होगा उसके नीचे काम करना पड़ता था। ठीक है, उसके ये भी इनके इनके मतलब विद्रोह का कारण बना। इसके बाद एक और आता है जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। ठीक है, ये भी इसका मेजर कारण बना। एक कार्टिज थे, जो ग्रीस कार्टिज थे, मतलब चर्बी वाले कारतूस थे, वो भी मेजर कारण बना इस रिपोर्ट का। क्या होता है कि जैसे कि जो ग्रीस कार्टिजेस होते हैं उनको दांत से छीलना पड़ता था। तो क्या होता था, वो बने होते थे या तो बीफ के बने होते थे या पीक की चर्बी के बने होते थे। ठीक है, तो पीक जो है वो रिलीजियस एनिमल है मुस्लिम के लिए, और जो गाय है, ठीक है, वो रिलीजियस एनिमल है हिंदूज के लिए। तो इससे उनकी पवित्रता और धार्मिकता को ठेस पहुंचती थी। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम इन ग्रीस कार्टेजेस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस कारण भी विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ये मिलिट्री कॉजेज थे 1857 के रिवोल्ट के। अब हम जानते हैं इमीडिएट कॉजेज क्या थे। इमीडिएट कॉजेज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रीन कार्टेजेस थे। ठीक है, जो कारतूस भरा जाता था जिनमें, ठीक है, वो जो बने होते थे वो कौ और पीक के फैट के बने होते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसकी वजह से भी ये विद्रोह हुआ। और जो मंगल पांडे थे
उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इंसिडेंट होता है कहाँ, 29 मार्च को, कहाँ पे होता है, बैराकपुर में, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो ग्रीस कार्टिज थे इनको यूज करने से मना कर दिया, ठीक है। और क्या किया, जो उनके अफसर होते हैं, इन्फेंट्री के अफसर होते हैं या कमांडिंग अफसर होते हैं, कर्नल मिचल, ठीक है, उनको मतलब मना कर दिया कि हम इन ग्रीस कार्टिज का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो मंगल पांडे थे, ये 34th नेटिव बटालियन के स्पॉय थे, नेटिव इन्फेंट्री या बटालियन के स्पॉय थे। तो ये भी पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो मंगल पांडे थे वो कौन सी बटालियन है, कौन सी नेटिव इन्फेंट्री से संबंध रखते थे। वो थे 34th नेटिव इन्फेंट्री बटालियन बैराकपुर के, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इनके कमांडिंग अफसर थे उन पे गोली चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। और क्या होता है, मंगल पांडे को फाइनली पकड़ लिया जाता है और एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, मतलब फांसी दे दी जाती है, ठीक है। और इस रिवोल्ट को यहाँ पे दबाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। इसके बाद जो रिवोल्ट शुरू होता है वो होता है 10 मई 1857 को, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जो 3rd नेटिव कावलरी के सोल्जर होते हैं मेरठ में, वो मना कर देते हैं कि हम ग्रीस कार्टिज का यूज नहीं करेंगे, इन चर्बी वाले कारतूसों का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कारण थे रिवोल्ट के, कुछ इमीडिएट कारण जो थे, ठीक है। अब स्प्रेड कहाँ कहाँ ये रिवोल्ट फैला, ठीक है, और जहां जहां फैला वहां वहां लीडर कौन थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो थे वो इसके लीडर थे, ठीक है। और बख्त खान भी इनके साथ थे, ठीक है। कानपुर में कौन थे, नाना साहिब जो थे वो लीडर थे, तांतिया टोपे थे इनके साथ, ठीक है। लखनऊ में कौन थी, बेगम हजरत महल जो थी वो थी यहाँ की लीडर, ठीक है। झांसी में कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई जी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। बिहार में कौन थे लीडर, कुंवर सिंह जी, ठीक है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे वो लीडर थे, ठीक है। बरेली में कौन थे, खान बहादुर खान थे, ठीक है। मथुरा में देवी सिंह थे, ठीक है। और भी काफी स्टेट्स थे जहां पे अलग अलग लीडर्स थे, ठीक है। तो ये लीडर भी मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा पूछ लिया जाएगा कि आपसे हमें ये बताओ कि दिल्ली में जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो दिल्ली में उसके लीडर कौन थे। तो कौन थे, बहादुर शाह जफर वन, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे। अब कोर्स ऑफ रिवोल्ट, ठीक है। तो क्या होता है, रिबेल्स जो है वो कैप्चर कर लेते हैं दिल्ली को, कानपुर को, लखनऊ को, झांसी को। और ब्रिटिशर्स जो है वो सुपीरियर वेपन्स का यूज करते हैं और कम्युनिकेशन का यूज करते हैं इस विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है। जो रानी लक्ष्मीबाई जी हैं वो लड़ते लड़ते जो है जून 1857 में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और तांतिया टोपे जो हैं वो कैप्चर्ड पकड़ लिए जाते हैं 1859 में, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती है, घटित होती हैं, ठीक है। और क्या होता है कि इस विद्रोह को सप्रेस करने की पूरी कोशिश की जाती है, इसका दमन करने की पूरी कोशिश की जाती है। अब हम आगे जानते हैं कि इसके फेलियर के रीजन क्या थे, ठीक है। तो सबसे पहले की यूनिटी नहीं थी, जो यहाँ के लोकल रूलर्स थे उनमें यूनिटी नहीं थी, ठीक है। आउटडेटेड वेपन्स थे, जो हथियार थे वो बहुत पुराने थे, ठीक है। लिमिटेड ज्योग्राफिकल स्प्रेड था, मतलब जैसे कि ये रिवोल्ट जो मेनली ये फैला था नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है, और सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। सदर्न पार्ट में इसका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं देखा गया, ना ही पंजाब रीजन में इसका इतना इन्फ्लुएंस देखा गया, ठीक है। तो ये इसके फेलियर के मेन कारण थे, ठीक है। जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वहां के जो रूलर्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने साथ दिया किसका, अंग्रेजों का, ठीक है। तो ये भी मेन कारण है इनके फेलियर का। और पुअर प्लानिंग थी, पुअर मतलब प्लानिंग जो थी वो अच्छे तरीके से नहीं की गई थी, ठीक है। और जो सेंट्रल कमांड थी, नो सेंट्रल कमांड, मतलब कोई भी कमांड अच्छे से इसको लीड नहीं कर रहा था, ठीक है। सब जो थे, बोला जाता है कि सब रूलर जो थे वो अपने अपने स्टेट के लिए लड़ रहे थे। जैसे कि बोला जाता है कि जो बहादुर शाह जफर थे वो कहाँ के लिए लड़ रहे थे, वो अपनी दिल्ली के लिए लड़ रहे थे। बेगम हजरत महल जो थी लखनऊ के लिए लड़ रही थी, ठीक है। नाना साहिब जो थे वो कानपुर के लिए लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी के लिए लड़ रही थी, ठीक है। तो सब जो थे अपने अपने स्टेट के लिए लड़ रहे थे। तो ये मेजर कारण रहा इसके फेलियर का, ठीक है। अब रिजल्ट और इफेक्ट क्या रहे इसके, ठीक है। तो रिजल्ट क्या रहते हैं कि कंपनी रूल जो है इसके बाद जो है वो एंड हो जाता है, उसका समापन हो जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है वो पास हो जाता है, ठीक है। और जो क्वीन विक्टोरिया होती है, महारानी विक्टोरिया जो होती है, वो एक घोषणा करती है कि इसमें क्या होता है कि वो बोलती है कि अब जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है यहाँ पे समापन होता है। अब जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी चीजें हैं यहाँ पे ट्रेड, वो देखेगी कौन,
जो गवर्नमेंट होगी, ठीक है, कहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी, वही सारी चीज़ें देखेगी, ठीक है। तो यहाँ से राइज होना शुरू हो जाता है नेशनलिज्म का, ठीक है, क्योंकि ये पहली क्रांति थी जो कि भारत में मेजरली हुई थी, ठीक है। इससे पहले भी हुई थी, पर जो क्वाइट फेमस हुई थी वो 1857 का विद्रोह ही था। इसमें जो कुछ चीजें देखने को मिली, जैसे कि जो यूनिटी देखने को मिली लोगों में, ठीक है, उनके जो कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं, तो यहाँ से ही ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो ये इस चीज के रिजल्ट और इफेक्ट रहते हैं, ठीक है। अब नेचर ऑफ रिवोल्ट कैसा था, तो इसमें बहुत से ऑथर्स ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं, तो और ये डिबेट भी होती रहती है कि ये इसका नेचर क्या था, ठीक है। तो म्यूटनी वर्सेस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये जो है ये व्यू है, ये डिबेट होती रहती है इस पे कि ये तो म्यूटनी थी या विद्रोह था, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। और जो मॉडर्न व्यू बोलता है वो कम्बिनेशन कहता है, बोलता है कि ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल ग्रीवियंस जो थी उनकी वजह से ये विद्रोह हुआ था। और इस पे काफ़ी सारी बुक्स भी लिखी गई हैं, ठीक है। तो बुक्स क्या लिखी गई, जैसे डॉक्टर एस एन सेन ने लिखी है 1857। ये बुक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछी जाती हैं। जैसे डॉक्टर एस एन सेन ने लिखी है 1857, ठीक है। बी सी मजूमदार ने लिखी है द स्पॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है, जैसे वी डी सावरकर जी ने लिखी है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ठीक है। ये कुछ बुक्स लिखी गई हैं इस रिवोल्ट के ऊपर। अब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो निकल के आती हैं इस रिवोल्ट में, वो कौन थी, एक मंगल पांडे थे, ठीक है, बहादुर शाह जफर थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, बेगम हजरत महल थी, कुंवर सिंह थे, तांतिया टोपे थे। तांतिया टोपे वही हैं जिनको नाना साहिब भी बोला जाता था, ठीक है। सॉरी, ये मैंने गलत बता दिया। नाना साहिब तो कानपुर स्टेट में इसके विद्रोह के लीडर थे, और तांतिया टोपे जो थे वो तो ग्वालियर में इसके लीडर थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे। अब टाइमलाइन की जैसे मैंने बात की, जो सबसे पहले चिंगारी फैली थी वो फैली थी 29 मार्च 1857 को, ठीक है। और इसके जो लीडर थे वो कौन थे, मंगल पांडे। मंगल पांडे जो थे उन्होंने ही शुरुआत की थी इस रिवोल्ट की। पर जो मेजर रिवोल्ट शुरू होता है वो होता है 10 मई 1857 को मेरठ में, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, ठीक है। 11 मई को शुरू होता है या कहाँ पे, दिल्ली में। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ली जाती है, ये बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाती है, ठीक है। दिल्ली में शुरू हो जाता है, ठीक है। जून में कानपुर लखनऊ में शुरू होता है, ठीक है। और 1857 में जो है इसका एंड हो जाता है, ठीक है। इसका दमन कर लिया जाता है, ठीक है। इसका समापन कर लिया जाता है, ठीक है। और 1859 में जो है कैप्चर कर लिया जाता है तांत्या टोपे जी को, ठीक है, जो कि ग्वालियर में या कानपुर में इसके लीडर थे, ठीक है। तो दोस्तों ये था लेक्चर 1857 के रिवोल्ट के ऊपर। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।